चलो अब देखो इस पे गोरखा काल लास्ट टॉपिक तुम पढ़ रहे थे, और गोरखा काल में आपको अभी तक सिर्फ इतनी बात पता चली कि भाई गोरखा आए कैसे। एक बात तो ये पता चली कि गोरखाओं की हमारे राज्य में एंट्री कैसे हुई, एक तो ये बात करी। और जब गोरखा की एंट्री हो गई तो कल आप टॉपिक कर रहे थे कि गोरखाओं के शासन काल में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सुब्बा, और गोरखाओं के जो प्रमुख सुब्बा हुए हैं उनमें जैसे एक सुब्बा था जोगमल शाह, ये गोरखाओं का पहला सुब्बा हुआ। और आपने जोगमल शाह के बारे में ये जान लिया कि उसने मुंडकर और पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, मुंडकर को लागू किया था। इसके बाद जोगमल शाह के बाद सुब्बा हुआ था नरशाही, दूसरा सुब्बा कौन था? नरशाही। और इसने क्या किया था? मंगलवार रात्रि हत्याकांड, एक ही रात में कुमाऊं के नागरकोटी ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। नरशाही के बाद सुब्बा आपने क्या टॉपिक डाला था? अजब सिंह थापा। अब देखो ये कब कब सुब्बा रहे वो आप बना चुके हो ना। जोगमल शाह 1791 से 92 तक सुब्बा रहा, फिर नरशाही जो है 92 से 93 का सुब्बा है, अजब सिंह थापा 93 से 94 का सुब्बा है। क्या किया था इसने, याद है आपको? कल अजब सिंह थापा ने क्या किया था? 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार किया। 1500 ग्राम प्रधानों को एक ही दिन में मार दिया। तो बताओ इनका शासनकाल अत्याचारी तो है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो गोरखाओं का शासन है वो बड़ा अत्याचारी है। फिर ना 1794 में हमारे राज्य में वो स्थिति आ गई कि अब कोई इस राज्य में रहना ही नहीं चाहता था। जितने लोग थे यहाँ सब ने डिसाइड किया भागो जी यहाँ से। अगर ऐसे गोरखा आपको छोटी छोटी बातों में मारने लग गए, जैसे आपने गोरखा को प्रणाम नहीं किया मार दिया उसने तुमको, या 1500 ग्राम प्रधानों को क्यों मार दिया गया था? क्योंकि वो टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। इतनी छोटी छोटी बात पर जब गोरखा हमको मारने लगे तो 1794 के बाद ना ये कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि राज्य छोड़ के भाग जाओ। अब जो भी आदमी यहाँ रहते थे वो राज्य को छोड़ के भागने लगे, तराई भाबर की तरफ, कोई तिब्बत भाग रहा था। गोरखाओं को जैसे ही पता चला कि लोग इस राज्य को छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने राज्य को छोड़कर जाने वाले लोगों पर एक टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स को कहते थे रहता। और रहता बहुत खतरनाक टैक्स था कि अगर आप राज्य छोड़ के जा रहे हो या तो चले ही जाओ या तो सफलतापूर्वक चले जाओ, पर कहीं अगर नहीं जा पाए, पकड़े गए, तो सबसे पहले एक तो कुड़की करते थे। कुड़की जानते हो? घर बार नीलाम, सब जर जोरू जमीन, तुम्हारी पत्नी बच्चे भाई बहन सबको दास बना देंगे, और तुम्हें सूली पर लटकाया जाता था। उल्टा सूली पर लटकाते थे। उल्टा सूली, एक होता है फांसी, फांसी तो बहुत सिंपल सजा है, फांसी में गले में फंदा लटकाया, खत्म, 2 मिनट में काम हो गया। सूली का मतलब एक भाला होगा, भाला, ऐसे भाला, और तुम्हारा कपाल इसमें घुसा देंगे ऐसे ऊपर से, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही कपाल, और तुमको बांध देंगे ऊपर रस्से से। तो धीरे धीरे करके तुम्हारे शरीर के वजन से वो भाला तुम्हारे सर से घुसता रहेगा, 1 हफ्ते बाद यहाँ तक आ जाएगा, चलता रहेगा, चलते ऐसे। उसको बोलते हैं सूली। उल्टा सूली पर लटका देते थे। तो बड़ी कष्टदायी सजा देते थे गोरखा कि अगर राज्य छोड़कर भागे तो अब दिक्कत है, अब राज्य छोड़ के भाग भी नहीं सकते। तो लोगों ने ना, आपने देखा है आपके गाँव में, जैसे आपके गाँव बने हुए हैं, तो जनरली उत्तराखंड में पहाड़ों में जो गांव बने हुए बहुत दुर्गम स्थानों पर है ना, ऐसी जगह बिल्कुल पहाड़ों में, जंगल में। क्यों गए वहां पर? तो हमारे पूर्वजों ने देखा जब गोरखा इतना अत्याचार कर रहा था तो उन्होंने देखा कि इतना अत्याचार हम कैसे सहन करेंगे, तो सब लोग पहाड़ों में जंगलों की तरफ भागने लगे। फिर गोरखाओं के राजाओं को भी ये एहसास हुआ, जो गोरखा का राजा था रण बहादुर शाह, उसने कहा यार ऐसे सारे लोग भाग जाएंगे तो फिर मैं राजा किसका रहूंगा? अगर सबके सब लोग ऐसे भाग गए तो मैं किसका राजा रहूंगा? तो इसलिए उसने क्या किया, एक अच्छा सुब्बा भेजा। और अब 1794 में जिसे सुब्बा बना करके भेजा गया उसका नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को अब सुब्बा बना करके भेजा गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है ना कि अमर सिंह थापा को सुब्बा कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 1794 में। और अमर सिंह थापा का नाम आपने खूब सुना होगा, ये गोरखाओं का एक सेनापति भी था अमर सिंह थापा, और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी भी था अमर सिंह थापा। इसका उधर नेपाल में खूब नाम चलता था। नेपाल के लोगों ने इस अमर सिंह थापा को ना एक नाम दिया है। नेपाल के लोग इसको कहते थे बड़ा काजी। इसके लिए जो एक उपनाम चलता था वो क्या था? बड़ा काजी। तो नेपाल के किस व्यक्ति को नेपाल में बड़ा काजी नाम से जाना जाता था? तो अमर सिंह थापा। अच्छा था, पावरफुल था, बहादुर था, तो इसने अत्याचार कम किए। जो हजारों की संख्या में लोगों को मारा जा रहा था गोरखाओं के द्वारा,
उस पर विराम लगा अमर सिंह थापा के आने के बाद। और उसके बाद थोड़ा रहने लायक व्यवस्था बनी। हालांकि व्यवस्था अभी भी अच्छी नहीं रही, पर ऐसे मनमाने तरीके से गोरखाओं ने इसके बाद दमन नहीं किया। ऐसा नहीं कि मन मर्जी का किसी को मार दी, ऐसा नहीं किया। थोड़ा इसके बाद कई सारे दोंकल थापा, गज की सर पांडे, खूब सारे सुब्बा आते रहे। तो सुब्बाओं के अगर प्रश्न है तो क्या क्या बनते हैं? पहला कि पहला सुब्बा कौन था? जोगमल सा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो याद रखने। और पेपर में प्रश्न आता है लास्ट सुब्बा का। लास्ट सुब्बा, लास्ट मतलब जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज्य में आए तो अंतिम समय में यहाँ का सुब्बा कौन था? तो लास्ट जो सुब्बा था उसका नाम था चौतरिया बमसा। चौतरिया तो कोई जरूरी बात नहीं, पर ये लास्ट का नाम याद रखना है आपको। कौन? बमसा। ये लास्ट सुब्बा था। जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय कौन था सुब्बा? चौतरिया बमसा। यानी अंग्रेजों की जब लड़ाई होगी तो किससे होगी? बमसा से होगी। ये उस समय प्रशासक हुआ करता था। या प्रश्न आए कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस सुब्बा का था, तब भी आप कहेंगे चौतरिया बमसा। सबसे बड़ा कार्यकाल ये भी चौतरिया बमसा का। या फिर प्रश्न आए कि 2 बार सुब्बा कौन बना, तो 2 बार भी सुब्बा कौन बना? चौतरिया बमसा। ठीक है। लेकिन शुरुआती जो सुब्बा थे वो थोड़ा सा कष्टकारी प्रकार के थे। ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो सुब्बा थे वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं थे। तो गोरखा शासनकाल में सबसे पहले हमारे पास हमें सुब्बा पढ़ने थे। और फिर गोरखाओं का शासनकाल कैसा होता है? अत्याचारी शासनकाल होता है। तो अब इनका अत्याचारी शासनकाल, इनके शासनकाल को क्यों कहते हैं? अब इसके लिए आप नीचे से टॉपिक डालो, गोरखा शासन का प्रशासन या गोरखाओं का प्रशासन। गोरखाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं कैसी थी? गोरखाओं का प्रशासन कैसा था? गोरखा शासनकाल में उन्होंने हमारे राज्य में किस प्रकार का प्रशासन चलाया? ठीक है। गोरखाओं का प्रशासन, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं गोरखाओं के शासनकाल में रही? तो अब इनका प्रशासन एक बार देखो। गोरखा शासनकाल का प्रशासन, हमने कहा कि गोरखाओं के शासनकाल में इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसे अत्याचारी शासनकाल माना जाता है। इसे अत्याचारी शासनकाल क्यों कहते हैं? तो गोरखाओं के शासनकाल को अत्याचारी कहने के पीछे 3 आधार हैं। 3 चीजें हैं जिनकी वजह से गोरखाओं के शासन को अत्याचारी माना गया। पहली चीज, गोरखाओं की न्याय व्यवस्था। न्याय की जो व्यवस्था गोरखा यहां लेकर के आए, ऐसी व्यवस्था हमने ना पहले देखी थी और ना हम इसके लिए तैयार थे। न्याय एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीवन का, समाज का महत्वपूर्ण अंग है न्याय। प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ गलत होगा तो उसको उम्मीद रहेगी राजा से कि राजा न्याय करेंगे। तो न्याय व्यवस्था एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्याय व्यवस्था के अलावा गोरखाओं की कर प्रणाली, टैक्स का जो सिस्टम था, ये दूसरी चीज थी जिसकी वजह से इनके शासनकाल को अत्याचारी कहा जाता है। और तीसरा कि जिस प्रकार से इन्होंने हमें दास बनाया। ऐसा नहीं है जब राजा शासन कर रहा है तो राजाओं के शासन में दास तो होते ही होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस प्रकार का दास गोरखाओं ने बनाया ना, जो दास व्यवस्था गोरखाओं ने चलाई, वैसा सिस्टम हमने पहले नहीं देखा था। क्या चंद और परमार वंश के समय हम दास नहीं थे? क्या यहाँ पर थे? तब भी तो हम काम करते थे गोरखाओं का, चंद परमार राजाओं का। गोरखाओं की दास व्यवस्था बिल्कुल यूनिक थी। जैसे गोरखाओं को जब मन किया, जहां मन किया, जिसको पकड़ लिया, पकड़ के गाड़ी में बैठाया और सीधा हरिद्वार बेच के लिए आए। अभी ये क्या बात चल रही है? छोटी छोटी बातों पर अगर आपने कुछ किया है तो चलो बात भी ठीक है, और तुमने कुछ भी नहीं किया तो भी वो आपको दास बना देते थे। टैक्स का सिस्टम बड़ा बेकार था, अटपटांग प्रकार के टैक्स, हर चीज पर टैक्स ले लेते थे। और ऐसे ही उनकी न्याय व्यवस्था। तो सबसे पहले जब हम गोरखाओं की न्याय व्यवस्था पढ़े तो सबसे पहले आप देखो गोरखा शासन काल में गोरखाओं की न्याय व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले इसको देखना आप। न्याय की जो व्यवस्था गोरखाओं के द्वारा राज्य में चलाई गई उसे कहते हैं दीप प्रथा, या फिर इसी को एक नाम देते हैं दिव्य प्रथा। न्याय की कौन सी व्यवस्था गोरखाओं के द्वारा हमारे राज्य में चलाई गई उसे कहते हैं दीप प्रथा या दिव्य प्रथा। और दीप प्रथा या दिव्य प्रथा का साधारण भाषा में मतलब होता है अग्नि परीक्षा। कि न्याय अगर करना है, जस्टिस अगर करना है तो गोरखा कहते थे अग्नि परीक्षा होगी तुम्हारी, और अगर आपने अग्नि परीक्षा को पास कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर नहीं। अजीब सी प्रथा, दीप प्रथा या न्याय प्रथा या दिव्य प्रथा कहते थे। अब न्याय प्रथा या दीप प्रथा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
सबसे पहले देखो इनकी न्याय व्यवस्था इतनी बेकार क्यों हुई, क्योंकि गोरखाओं की शासन काल में आपने देखा कि प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सुब्बा। सुब्बा सबसे बड़ा होता था। फिर ना सुब्बा के नीचे एक पद होता था, उसको बोलते थे नायाब सुब्बा, यानी छोटा सुब्बा। फिर इसके नीचे एक आदमी होता था, उसे कहते थे सूबेदार। सूबेदार के नीचे एक आदमी होता था, उसको कहते थे फौजदार। फौजदार के नीचे होते थे सैनिक, और सैनिकों में जो सबसे छोटे सैनिक होते थे, 4th क्लास कर्मचारी, उनको बोलते थे बिचारी, उनको बोलते बिचारी। अब गोरखाओं के शासन काल में गोरखाओं का पूरा ध्यान लड़ने झगड़ने पर रहा। उनका तो पूरा इंटेंशन ये था कि हम कब उत्तराखंड जीते, कब हिमाचल जीते, कब सब जीतने पर उनका ध्यान था। तो जब उनका ध्यान पूरी तरीके से जीतने पर रहा तो गोरखाओं ने क्या किया, ये जो टॉप के लोग थे, ऊपर के लोग, इनको हमेशा युद्ध में बिजी रखा। चल भाई सुब्बा, और सुब्बा क्या कर रहा, कभी हिमाचल अटे, कभी कुछ, चलो भुला तू भी तू भी तू भी, ये सब तो युद्ध में गए हुए। अब 4th क्लास वाला यही है, बिचारी हमारे ही राज्य में है। अब गोरखा कहते कैसा न्याय, न्याय को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। तो ऐसे में गोरखा ने क्या कर दिया, न्याय की व्यवस्था इसको दे दी। यह बिचारी जो खत्म है कि लास्ट पायदान पर है, जो अंतिम पायदान पर है प्रशासन में, बिचारी जो सबसे छोटा सैनिक होता है, इस बिचारी को कहा कि तू न्याय कर। अब बिचारी तो अपना आप बिचारी है, कैसे करेगा न्याय? हाँ भाई कितना पढ़ा लिखा, स्कूल ही नहीं गया, बिल्कुल अनपढ़ प्रकार का व्यक्ति, और इसको कह दिया कि आप न्याय करेंगे। तो गोरखाओं के शासन काल की न्याय व्यवस्था बुरी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गोरखाओं ने अपनी न्याय व्यवस्था में न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश होता था, वो किसको रखा, विचारी को। तो गोरखा शासन काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे, विचारी कहते थे। और विचारी क्या था, 4th क्लास कर्मचारी। अब बताओ आप क्या चाहते हैं, न्याय कौन करे, पढ़ा लिखा कि अनपढ़? पढ़ा लिखा आदमी करे। ये बेचारा अनपढ़ है तो ये कर रहा न्याय, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब भी इसके पास कोई केस आ रहा है तो ये केस आते ही सबसे पहले केस को चावलों के माध्यम से देख रहा है। ये कहता था दोनों को जो इसके पास आते थे, चावल लाओ बल घर से, जुनियाल कहते उनको, जुनियाल देखा तुमने, चावल लाओ हाँ अपने घर से। और जैसे चावल लाए तो चावल देखता था, ए तू ही है चोर। चावल पे कहाँ लिखा हुआ, शुद्धि तो तुक्का मार रहा ना। अब बस उसके आधार पर न्याय होता था। जैसे गांव में होते बक्या, बक्या देखे तुमने, गांव में होते जैसे बक्या, उनके पास चले गए, अरे हमारी बड़की लड़की की नौकरी नहीं लग रही, तक देखते हो ये तुम्हारी चाची ने कर रखा कुछ, ये वाला ना, इसी को तो बोलते। और चावल देते ना उनको, चावल दिया और गुड़ा भाग कर रहा उस पर, कौन सा उस पर लिखा हुआ है। अब देखो अच्छा एक बात है, मैं एक चीज में चैलेंज कर सकता हूँ तुम्हें, कभी भी किसी बक्या के पास जाओगे ना तो आदमी लोग नहीं जाते बक्या बुक्या में, कुछ कुछ हो जाते हैं तो आदमी भी, पर वैसे जनरली आदमी लोग नहीं जाते। स्त्रियां ज्यादा विश्वास करती हैं इन चीजों पर। अब स्त्री विश्वास करती है ना, कभी जीवन में ऐसा केस ढूंढ के लाना जहां पर किसी बक्या ने ऐसा बोला हो कि तुम्हारे लिए कुछ गड़बड़ तुम्हारी मौसी ने किया। मौसी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता मौसी, क्योंकि मम्मी की बहन है वो तो वहां मम्मी मानेगी नहीं, मम्मी झुटला देगी, ये झूठा है तू। तो वो चाची, ताई, यहाँ तक सबसे ज्यादा फूफू, बुआ ना। अब बुआ में तो ऐसा होता कि मतलब मम्मी को बिल्कुल इसी ने किया होगा, तो बस वो इन चीजों का थोड़ा फायदा ऐसा करता था बिचारी कि आप उसके पास जुनियाल विनियाल चावल वावल लेके आ रहे हो और उसके आधार पे कर रहे हैं। तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है ना, वो उन्होंने कम पढ़ा लिखा व्यक्ति रख दिया, उसका नाम क्या था, विचारी। अब विचारी क्या करता है, कौन सच है कौन झूठ है, उसके लिए कुछ दीप प्रथाएं प्रचलित थी जिनको फॉलो करो, और अगर आप उसमें सत्य पाए गए तो ठीक, नहीं तो बाहर हो जाओ। कौन कौन सी दीप, जैसे आपने नाम सुने होंगे। पहला दीप क्या था, कड़ाई दीप। दीप प्रथाओं में पहला जो दीप प्रथा इनके द्वारा यहाँ पर लागू करी गई उसे बोलते थे कड़ाई दीप। अब कड़ाई दीप क्या होता है, बहुत सिंपल नाम है। कड़ाई दीप का मतलब है कि कौन सच है, सच्चा कौन झूठा, इसका निर्णय किसके आधार पर लिया जाएगा। तो कड़ाई में तेल गरम करो, हाथ डालो, जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सच्चा है, उबलते हुए तेल में। अब ऐसा बताओ कौन होगा जिसका नहीं जलेगा। जलता सबका था, पर यह था कि सहन करने वाली बात है ना। दाल रखकर वहां छिलका निकल गया, आंसू पर जला नहीं, क्योंकि हाँ बोल दिया तो आप अपराधी हो जाएंगे, है ना। और पूरा छिलका निकल गया, वहां जला भाई, नहीं, रो क्यों रहा, उसने कहा खुशी के आंसू है ये, ऐसा झूठ झूठ बोलना पड़ता था। तो एक इनका ये चलता था कड़ाई दीप। कड़ाई दीप के अलावा एक दीप इनके जमाने में प्रचलित था, तराजू दीप। तराजू दीप में क्या करते, कौन सच्चा है कौन झूठा है, उसके लिए शाम के समय आदमी का वजन ले लेते थे और फिर सुबह को उसको फिर से तोलते थे। अगर दोनों समय वजन समान है तो ठीक, नहीं तो आप अपराधी हो गए। पर ये फिर भी ठीक है नहीं। अगर तुमको बोलेंगे कौन सा दीप, कड़ाई की तराजू, तो आप कौन सा चुनते,
कोई बात नहीं, तराजू में हाथ तो नहीं जल रहा कम से। एक था तीर का दीप, तीर का दीप बताया मैंने तुम्हें पहले, तीर का दीप, कि दोनों टीम से छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 साल के बच्चों को लाओ, उनको तालाब में डुबा दो। इतने में बेचारी ने तीर फेंका, आप दौड़ के तीर ले आओ। जब तक आप तीर लाओगे तब तक आपका बच्चा तालाब में डूबा रहेगा। जब आप तीर लेके वापस आएंगे बच्चे को बाहर निकालेंगे। जीवित है तो ठीक, मर गया तो आप ही अपराधी थे। अगर जब बचा हुआ है तुम्हारा बच्चा तब तक, तो इसका मतलब आप अपराधी नहीं थे। अब मर गया तो बताओ। एक चलाते कालो हल्दो, एक द्वीप था इनका बड़ा फेमस, कालो हल्दो, काले रंग की हल्दी, जहर होती है काली हल्दी, और जहर खिला देते थे, खाओ जहर, जो बच गया वही है सच्चा तुगे। अरे एक तो अभी भी चलता पहाड़ों में, घात का द्वीप चलता है, घात लगा दो, देवता लगा दो, जो सच्चा होगा घात का द्वीप। यहीं से तो सीखे गोरखा के जमाने से। तो ये चल इनकी न्याय व्यवस्था बड़ी अटपटांग थी। अरे भाई आप राजा हो, मामला तो सुनो, सुनते ही नहीं थे। जैसे 2 लोग आए, सर सुर मत बोल, चल रहे तेल गरम कर। जब तक आए आपने मामला भी नहीं सुना। विचारी के पास जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो विचारी को करना क्या चाहिए, लॉजिकली सुनना चाहिए ना कि क्या है मामला। अब बिचारी जैसे ही आए, इधर आओ सर, इन्होंने चुप, तेल गरम कर, चलो डालो हाथ, सीधा हाथ डाल रहे भाई वहां। तो बड़ी अजीब सी व्यवस्था थी। और अगर कोई व्यक्ति अपराधी साबित हो गया, अगर गोरखाओं के शासन काल में कोई व्यक्ति अपराधी हो गया तो ये क्या करते थे, अंग भंग की प्रथा। सजा कैसे देते थे, किसी को जेल में नहीं डालते थे। उनका कहना था जेल में क्यों डालेंगे, खाना देना पड़ेगा तुमको जेल में। क्या किया है, चोरी, किस हाथ से, लेफ्ट वाला हाथ इधर कर, काट गए हाथ। क्या कर रहा था, मेरे को देख रहा था, मार खत्म, आंख फोड़ दी। स्त्रियों की नाक काट देते थे, पुरुषों में हाथ काटना, कान काटना, ये बहुत कॉमन सी चीजें थी। तो गोरखाओं ने अपनी न्याय व्यवस्था में सजा के रूप में कौन सी प्रथा शुरू करी, अंग भंग करने की। अंग को ही भंग कर दो, ये इनकी न्यायिक व्यवस्था थी। तो इनकी न्याय व्यवस्था से कहीं से भी आपको लग रहा है कि इनका शासन अच्छा रहा हो, नहीं थी। न्याय व्यवस्था बहुत बेकार थी। न्याय व्यवस्था के बाद दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ थी वो थी कर प्रणाली। गोरखाओं के शासन काल में दूसरा जो सिस्टम बहुत गलत था वो था गोरखाओं की कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। टैक्स लेने का भी एक तरीका होता है ना, मतलब एक प्रकार होता है। आप लो, आप राजा है, आप टैक्स लो, लेकिन टैक्स भी तो लॉजिकल होने चाहिए। इनके द्वारा कई प्रकार के कर हमारे राज्य की प्रजा पर लगाए गए और कर बड़े कष्टकारी टाइप के भी होते थे। अब गोरखाओं के कर जनरली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पहला कर आप लिखो, गोरखाओं के शासन काल में पहला कर जो उन्होंने प्रजा पर लगाया उसे कहते थे पुंगाड़ी। याद नहीं करने, वैसे ही याद हो जाएंगे। पुंगाड़ी, पुंगाड़ी निकला है पुंगड़ा से। पुंगड़ा मतलब खेत, पुंगड़ा मतलब जो पुंगड़ा पे लगेगा। पुंगड़ा किसको बोलते हैं, खेत को बोलते हैं। यानी खेत पर लगने वाला कर। खेत मतलब किस पर, जमीन पर लगने वाला कर। तो आप लिखो पुंगाड़ी क्या था, पुंगाड़ी एक भूमि कर था, जमीन पर लगने वाला कर था। गोरखाओं के शासन काल में पहला कर, उसका नाम था पुंगाड़ी। और पुंगाड़ी क्या था, पुंगाड़ी भूमि पर लगने वाला एक कर था। जमीन पर दूसरा जो कर लगता था उसका नाम था सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर। तो गोरखाओं के शासन काल में पुंगाड़ी और सुवांगी दस्तूर क्या थे, तो आप कहेंगे ये दोनों के दोनों भूमि कर थे, जमीन पर लगने वाले कर थे, पुंगाड़ी और सुवांगी दस्तूर। आप समझे गोरखाओं का शासन कैसा था, इतना समझ आ गया आपको, अच्छा या बुरा, बहुत बेकार ना। मतलब हमारी हालत क्या होती होगी अगर आपने कुछ भी उनसे जबान लड़ाई ना, सीधा गला काट देंगे, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकेंगे, सीधा गला काट देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके शासन में चल रही थी। एक उन्होंने कर लगा दिया, क्या, मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर एक और कर था जो गोरखाओं के द्वारा लगाया गया था। क्या बोलते हैं मेजबानी दस्तूर कर में, गोरखा क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो मैं गोरखा हूं और तुम इस राज्य की प्रजा, मैं तुम पे खूब अत्याचार करता हूं। अगर मैं आप पे अत्याचार करूंगा तो तुम्हारे मन में मेरे लिए पॉजिटिव भाव रहेगा क्या, अच्छा भाव तो नहीं रहेगा। तो मन ही मन आप मेरे से नफरत करते रहेंगे। अब बाहर थोड़ा अच्छा दिखाएंगे ना। जैसे बचपन में ना, जब मैं घर में रहता था तो मेरे को ना सबसे ज्यादा पीटता था कौन, मेरा मामा। मामा सब पीटता था भाई, छोटी छोटी बात पे। एक दिन मैं स्कूल से घर आया, घर आके मैंने सबको किया मामा प्रणाम, चाचा प्रणाम, ऐसा जितने थे वहां। अब मेरे मामा ने इसी बात पे पीट दिया मुझे 1.5 घंटा। अब क्यों, अब पैर छू के नहीं किया बल तूने। अबे यार मामा इतनी सी बात पहले बोल देता ना, छोटी छोटी बातें पीट लेता था। मैं बहुत डरता था, अभी भी डरता हूँ। जैसे मामा का फोन आ गया तो भाई साहब, हाँ मामा, है ना, जबान बदल जाती है, तो मुझे बड़ा डर लगता था।
फिर क्या करते, सब लोग जब बैठे हैं ना वहां पे, मैं छोटा सा था, तो उसके बाद मेरे से प्रश्न पूछे जाते थे, तू सबसे अच्छा किसको मानता है? तो मैं कहता था मामा। डर के मारे ना बोलना पड़ता है तो कि मामा। सबसे लास्ट में किसका नाम लेते तो? मम्मी। सबसे अच्छा आदमी मम्मी को ही मानता है, पर पता है मम्मी अपनी है, डर नहीं लगता है, तो डर के मारे भी तो आंसर बदल जाते हैं। तो मैं अगर आपका प्रशासक हूं तो मन ही मन आप मेरे से नफरत कर रहे हैं क्योंकि मैं गोरखा में अत्याचार कर रहा तुम पे। लेकिन जब मैं तुमसे पूछ रहा कि तुम सबसे अच्छा किसको मानते, तुमने कहा गुरुजी तेरे को है सबसे, और मन ही मन तुम दुश्मनी कर रहे मेरे से। अब गोरखाओं ने क्या कहा? गोरखाओं ने कहा कि सुनो रे राज्य के निवासियों, हम हैं आपके राजा, तुम हो हमारी प्रजा, हम तुम्हारी रक्षा भी तो करते हैं। बाहर से कोई तुम पर अटैक ना कर दे, तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम आपकी रक्षा करते हैं इसलिए आपको हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स का नाम क्या था? लोग मनी मन कह रहे कि मत कर, प्लीज मत कर हमारी रक्षा, जा यहां से, हमें नहीं चाहिए तेरी रक्षा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं इसलिए रक्षा के बदले हम आपसे कर लेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर जो है प्रजा की रक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। प्रजा की रक्षा के बदले लिया जाने वाला कर। प्रजा की रक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, वो टैक्स जो प्रजा की रक्षा के बदले लिया जाता था। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है कोई ऐसा कर? आपने भारतीय इतिहास में ऐसा कर पढ़ा है जो प्रजा की रक्षा के बदले लिया जाता था? हाँ, मराठा ऐसा टैक्स लगाते थे, और मराठाओं के द्वारा अपनी प्रजा पर उनकी रक्षा के बदले जो टैक्स लगाया जाता था उसे कहते थे चौथ। चौथ कर कौन लगाता था? चौथ, मराठा। तो अगर कभी प्रश्न आए कि हमारे राज्य में गोरखाओं का वो कौन सा कर था जो मराठा के चौथ कर से मिलता जुलता था, तो मेजबानी दस्तूर वो कर था जो कर मराठाओं के चौथ कर से मिलता जुलता था। जैसे मराठा में होता है चौथ कर, ठीक उसी प्रकार का कर यहां पर इन्होंने जो लगाया उसे कहते थे मेजबानी दस्तूर। तो पुंगाड़ी, इनका पुंगड़ा जमीन पे लगता है, सुवांगी दस्तूर जमीन पर लगता है, मेजबानी हम तुम्हारी मेजबानी कर रहे हैं, हर जगह हम तुम्हारी जगह पे खड़ा हो रहे हैं, इसलिए मेजबानी दस्तूर, प्रजा की रक्षा करने के बदले जो कर लगाया जाता था उसको मेजबानी दस्तूर। और ये कर किसकी तरह था? मराठाओं के चौथ कर के समान होता था। फिर इनका अगला एक कर लगता था, इसको बोलते थे सलामी। अगला टैक्स जो गोरखाओं के द्वारा अपने राज्य की प्रजा पर लगाया गया, सलामी। सलामी को मैंने कल भी बताया था ना मैंने, सलामी मतलब जब गोरखा का कोई सैनिक दिख जाए तो इसको बोलते हैं क्या? भेंट कर। कि जब भेंट हो जाए तो टैक्स देना पड़ता है। तो है वो व्यवस्था, खत्म हो गई है? अभी भी है कि खत्म हो गई? ये अभी खत्म हो गई व्यवस्था ना, अभी भी तो है। जब आप किसी से भेंट करते हैं तो देते ना टैक्स ही तो है एक हिसाब से। जब तुम्हारी शादी होगी, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो शादी के बाद जैसे सबसे पहले भेंट किससे करनी? सासू से। तो सासू भेंट था, सासू भेंट मतलब तो उसके लिए अंगूठी भी ले जानी पड़ती है, एक साड़ी भी, और वो भी दे रही तो बदले में बहू भेंट। तो एक बार तो देते हैं ना उस टैक्स को, तो उसको बोलते हैं सलामी, या फिर उसे कहा जाता है सलामी कर, उसे कहते हैं भेंट कर। मतलब जैसे किसी से भेंट मिल गई, या फिर आप उसको कह सकते हो नजराना। नजराना, नजर आना। अगर कोई गोरखा का सैनिक नजर आ गया तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे बोलते थे सलामी। फिर सलामी के बाद अगला कर जो इनके द्वारा लिया जाता था उसका नाम था टीका भेंट। टीका मतलब क्या होता है? पिठाई। टीका का मतलब क्या है? पिठाई। और कहीं जाते तुम रिश्तेदारी में तो लगती तुम्हारी पिठाई। हाँ, अब पिठाई का मतलब क्या है? पिठाई इससे मतलब है तुमको, इससे, इससे है मतलब, इससे क्या मतलब? लगा चाहे ना लगा, हे भाई कितनी पिठाई लगी है? 500 है ना। तो जैसे आप कहीं मेहमानदारी में चले गए, अटक लग गई पिठाई, या फिर आप शादी बारात ब्यो बारात में जाते हैं तो ब्यो बारात में लगी टक पिठाई लगा दी। तो तुम्हें क्या मतलब इससे? हम तो जब छोटे थे शादी में जाते और जैसे उसने लगाया टक तुरंत, अतः पीछे फिर बैठना था, 10 वहां मिलते, और 15-16 बार तो की करना पड़ता ना, ऐसे टक गीला रुमाल रखना था, और जैसे उसने लगाई टक ठक कर जेब में पीछे फिर बैठ गया ताकि 2-3 बार लग जाए। तो यहाँ टीका का मतलब है पिठाई। पिठाई मतलब पैसा। जैसे ही किसी के घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, शादी विवाह मुंडन वगैरह कुछ भी, तो वैसे ही गोरखा वहां पर पहुंच जाते थे और वो फिर वहां से टीका लेते थे। कुछ ऐसा समझो जैसे इस समय पर आपने देखा होगा किन्नर समाज के लोग आ जाते ना, जैसे आपने घर बना दिया आगे की, हाँ जी लाओ 11,000 रुपए 15,000 रुपए, तो कुछ इस प्रकार का ही कर गोरखाओं के द्वारा लगाया। टीका ना, हाँ जी हमारा टीका दो। तो टीका भेंट क्या है? तो आप लिखना शादी विवाह अथवा उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर। शादी विवाह या फिर उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर।
शादी विवाह या उत्सवों के समय लिया जाने वाला जो कर है, उस कर को बोलते टीका भेंट। फिर एक कर लगाते थे, ये क्या, सोनिया फागुण। सोनिया फागुण, सोनिया मतलब सौण का महीना, श्रावण का मास, फागुण मतलब फागुन का महीना। अब गोरखाओं का धर्म भी तो हिंदू ही है, तो गोरखा लोगों के यहाँ दो पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपको पता है नेपाल के अंदर जो है ना, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, दो ही मंदिर शिव जी के दुनिया में फेमस है, एक केदारनाथ और एक पशुपतिनाथ। आपने कहानी सुनी है मंदिरों के बारे में? ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने जब सारा युद्ध लड़ लिया, तो पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों की, सहोदरों की हत्या करी थी। कौरव कौन थे? उनके ही भाई थे, और सहोदर की हत्या करना तो पाप है। तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप स्वर्ग तो जा नहीं सकते हो, कैसे जाओगे स्वर्ग? आपने अपने सहोदरों की हत्या करी है। एक ही व्यक्ति है, एक ही देवता है पूरी दुनिया में जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, शिव। जाओ हिमालय में और शिव की तपस्या करो, शिव दर्शन देंगे तो उनके दर्शन मात्र से तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो पांडव आ गए जहां आज केदारनाथ है। कहते हैं उन्होंने खूब तपस्या करी। अब जब तपस्या करी तो शिव ने उन्हें दर्शन दिया, कैसे? भैंस के रूप में, कई सारी भैंसें। और वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते समय उन्होंने देखा कि कई सारी भैंसें जो है उनकी तरफ आ रही है। तो पांडव इतने ज्ञानी तो थे, उनको पता तो था कि शिव दर्शन जरूर देंगे, पर मूल रूप में नहीं देंगे। तो फिर उनको शक हुआ कि इन भैंसों में से ही कोई एक भैंस शिव है। फिर कहते हैं भीम बड़ा बलशाली था, तो उसने क्या किया, दो पहाड़ थे ऐसे, दोनों पहाड़ों में एक पैर यहां रख दिया, एक पैर यहां रख दिया, वो दोनों पहाड़ों में ऐसा खड़ा हो गया। भैंस जा रही थी ना नीचे से, उसे पता था कि जो शिव होगा वो मेरे नीचे से नहीं जाएगा, तो सारी भैंस जा रही थी। एक भैंस ने रास्ता बदल दिया, ओए शिव जी, शिव नहीं जाएगा ना, भीम है ऐसा खड़ा हो गया, एक पहाड़ इधर एक पहाड़, और सब नीचे से जा रहे, तो वो नहीं जाएगा नीचे से। तो उसने देखा कि वो जो भैंस है वो है शिव, और शिव जी को भी पता लग गया कि इसने मुझे पहचान लिया। तो शिव जी वहां से भागो, और भीम था बलशाली, तो भीम ने दौड़ करके भैंस के पिछले दो पैर पकड़ दिए। पिछले दो पैर पकड़े तो वो जो भैंस वो पृथ्वी में समा गई, मतलब जो शिव था वो पृथ्वी में समा गया। तो वो जो पृष्ठ भाग है जो भीम ने पकड़ा वो कहां पर है? केदारनाथ। और फिर कहते हैं वो भैंस के अलग अलग कई भुजाएं निकली, कहीं सर निकला, अलग अलग बने ना धाम। सर की पूजा कहां होती है? केदारनाथ की, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ में सर बाहर निकला, तो सर बाहर नहीं, रुद्रनाथ। कहीं कल्पेश्वर में बाल बाहर निकले, और ये तो अंग निकले भैंस के। और शिवजी पूरा साबुत कहां से निकला? बल पशुपतिनाथ से। ऐसा कहते हैं पूरा शिवजी जो पृथ्वी के अंदर चले गया था वो पशुपतिनाथ से बाहर निकला। तो बड़े उपासक होते हैं गोरखा, शिव के बड़े उपासक है। पशुपतिनाथ का मंदिर है। और शिवजी का एकमात्र महीना कौन सा है? सावन के महीने शिवरात्रि का पर्व होता है गोरखाओं का, और फागुन के महीने वो माता के जगराता करते हैं। तो जब सावन और फागुन का महीना आता था तो इन दो महीनों में गोरखाओं के त्योहार होते थे, और त्योहार में होता है खर्चा, इसलिए वो घर घर आ जाते थे, लाओ भाई 10-10 रुपया। क्यों? हमारा त्योहार है, तुम्हारा त्योहार है, टैक्स तब भी हमको देना पड़ रहा है। सोनिया फागुन उस कर को कहा जाता था। जनरल व्यवस्थाएं है, यहाँ पर भी है। यहाँ भी मैं खूब परेशान हूं इनसे, जितने भी है। तो जैसे दिवाली आई तो दिवाली के दिन बोलते वो दो बल हमको, हाँ बोनस, जैसे पता नहीं क्या तीर मार दिया होगा इन्होंने ना। होली आई, उस पे एक तो ऐसा है कि छोटी छोटी तेग बहादुर जयंती का भी दे, तेग बहादुर जयंती का देते कोई ना, ए भाई आज तेग बहादुर जयंती है, गुरु नानक जयंती है, तो इसको क्यों, उत्सव है कोई, उसका खर्च दे दो। तो उस कर को ये नाम देते थे सोनिया फागुन। सोनिया फागुन जो है वो उत्सव खर्च था, उत्सवों में खर्चा। कोई त्योहार आ गया तो त्योहार आ गया तो फिर उसके बदले टैक्स ले लिया, उसको बोलते हैं उत्सव खर्च। और किन्नर समाज के लोग भी आज के समय ऐसा कर लेते हैं उत्सव खर्च। पता है आपको, जैसे आप लोग तो मान लो स्टूडेंट है अभी, अब जैसे हम यहाँ कोचिंग वोचिंग रन करते हैं ना, जैसे दिवाली आ गई तो दिवाली में आते हो स्टार्ट कर देंगे सरबत चौक से, एक एक दुकान में, हाँ भाई लला ला 50-50, 100-100, 200, क्यों? दिवाली है जी। तो उसको बोलते थे सोनिया फागुन। अब गोरखाओं ने ना दास इतने बनाए उत्तराखंड में, खूब सारे, सबसे काम करवाते थे, सबसे। और चंद परमार राजाओं के समय क्या व्यवस्था थी कि चंद और परमार राजाओं ने ब्राह्मणों की पूजा करते थे, जो पंडित होता था उसकी पूजा करते थे। ऐसी पुरानी परंपराएं चलती थी। हम जिस स्कूल में बचपन में पढ़ते थे ना, वहां एक टीचर थे मैथ्स के गुरुजी, तो वो ना हाथ से नहीं मारता था, लात से मारता था। जैसे गणित का सूत्र याद नहीं हुआ, चले यहाँ खड़ो, लात मारता था भाई, सबको पढ़ती थी लात। पूरी क्लास में मैं था जिसको लात नहीं पड़ती। क्यों? तुम्हारा भाई पंडित था तो बोलता तू पंडित है तेरे पे नहीं मारेंगे। और मैं तो रिलैक्स होके ना
पर थप्पड़ मार देता था ना, हाथ से मारता था, फिर लात नहीं मारता था। तो उसकी मान्यता थी, मतलब ऐसी पुरानी परंपरा है ना कि मैं पंडित को लात नहीं मारूंगा। हमने कहा ठीक है, बढ़िया है, कुछ तो मैं इस चक्कर में भी बिगड़ा, तो बाकी सुधर भी गए। मैंने कहा लात लगनी नहीं है तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही जब चंद परमार राजा थे तो वो ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करते थे और ब्राह्मणों से काम नहीं करवाते थे। जब आए गोरखा तो गोरखाओं ने आते ही एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। उन्होंने आते ही कह दिया कि ब्राह्मण के पैर पूजेंगे हम, सर थोड़े ही पूजेंगे, चल सामान उठा। और उन्होंने ब्राह्मणों को भी दास बना दिया, उनसे भी काम करवा रहे हैं। अब जनरल मान्यता ये है, अगर आप साइंटिफिकली भी देखें या फिर आप धार्मिक आधार पर भी देखें, कि जो व्यक्ति राजपूत है, क्षत्रिय वर्ग का कोई व्यक्ति है ना, तो साधारणतया उसके जो जीन्स हैं उनके आधार पर वह व्यक्ति बलिष्ठ होता है, शक्तिशाली होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में उतना पावरफुल नहीं रहा प्राचीन काल में, क्योंकि क्षत्रियों ने खूब युद्ध लड़े हैं, तो युद्ध लड़े तो पावर रहती है थोड़ा सा। और ब्राह्मण कभी युद्ध लड़ता नहीं था, तो अपना चुपचाप से बैठा हुआ है। अब गोरखा ने तो सबको बना दिया दास। अब जो क्षत्रिय व्यक्ति है उसके सर पे सामान होगा, टक भाई ऊपर ले जा रहा है। शूद्र वर्ग के व्यक्तियों ने उस समय तक काम ही किया था, चंद परमारों में भी उनको भी दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कत किसको हो रही थी सब ज्यादा? ब्राह्मण। काम ही नहीं किया कभी। अब टक रखा ब्राह्मण के सर में सामान और तब पसीना की धार लग गई। और एक शब्द बोलता था बार बार ब्राह्मण, क्या? ये शब्द का आंसर बताओ। कुसेगी। किस थक गया, ये कुसेगी मतलब मैं थक गया, हर बात में 2 मिनट में बोला कुसेगी। तो उन्होंने कहा एक काम कर, कुसेगी ना तो लाभ 50 रुपए निकाल। फिर किस चीज का? बार बार थक जाता है, हर काम में थक जाता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों पर भी एक कर लगा दिया, उसका नाम ही था कुसही। कुसही मतलब क्या? तुम कुसा जाते हो जल्दी, हर काम में थक जाते हो, इसलिए तुमसे 10 रुपए इस बात का भी पड़ेगा। तो कुसही एक कर था जो ब्राह्मणों पर लगाया गया। ब्राह्मण वर्ग पर गोरखाओं के द्वारा जो कर लगाया गया उसे कहते थे कुसही। कुसही उस कर को नाम दे दिया। कुसही के बाद जो शिल्पकार वर्ग था, शिल्प कर्मियों पर भी उन्होंने एक कर लगाया, उसको बोलते थे मिझारी। एक था कुसही, एक था मिझारी। कुसही लगता था ब्राह्मणों पर और मिझारी कर किस पर लगाते थे? शिल्पकारों पर, शिल्प कर्मियों पर इनके द्वारा एक कर लगाया गया, उस कर को ये नाम देते थे मिझारी। गोरखाओं के शासन काल में पुंगाड़ी और सुवांगी दस्तूर दोनों के दोनों क्या थे? भूमि कर थे। फिर उसके बाद मेजबानी दस्तूर, प्रजा की रक्षा के बदले, सलामी भेंट कर, टीका भेंट, मुलाकात हो गई कभी, शादी विवाह, सोनिया फागुन उत्सव का खर्च। कुसही ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। इसके अलावा मिझारी शिल्पकारों पर लगने वाला कर। फिर लगता था कर रहता। अभी कहा था मैंने, क्या होता था रहता? अगर राज्य छोड़कर जा रहे हो तो ये तो चले ही जाओ, अगर पकड़े गए तो राज्य छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों पर फिर एक कर लगता था, उसे कहते थे रहता। राज्य छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों पर जो कर लगाया जाता था उसे कहते थे रहता। जब लोग राज्य छोड़ के जा रहे हैं, इस राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन पे कर लग गया। और गोरखाओं ने इतने प्रकार के टैक्स लगाए ना, आगे देखो मनमाने तरीके से भी कर लगाते थे, अपनी मनमर्जी से भी। जैसे आपका टैक्स हो रहा है 100 रुपया, 500 रुपये लगा दिया, तो मनमर्जी से भी टैक्स लगाते थे। अगर उनको दिख गया कि घर में खूब संपत्ति है तो संपत्ति देखकर कर लगा देते थे, बढ़ा देते थे कर। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि यार गोरखा तो बहुत टैक्स लगाता है, हमारा सारा पैसा लेकर के जा रहा है। तो गोरखाओं के शासन काल में ना लोगों ने अपनी संपत्ति छुपानी शुरू कर दी। जो भी सोना चांदी था, लोगों ने उसको, सुना है तुमने गाँव में ऐसा? कई बार लोग हल लगाते हैं, हल लगाते हुए टक घड़ा लग गया हाथ, और कभी सोना चांदी मिल जाता है ना पुराने जमाने के लोग। तो गोरखा काल में लोगों ने अपनी संपत्ति छुपा दी, सोचा कि जब गोरखा चले जाएंगे तो वापिस ले लेंगे इसको। अब जो बच गए तो उन्होंने निकाल दिया बाद में, और जो नहीं बचे तो गया, अंदर ही गड़ा हुआ है पूरा का पूरा सोना चांदी। तो अब गोरखा को ये बात पता चल गई कि इस राज्य में लोग जो है वो संपत्ति छुपा रहे हैं। अगर संपत्ति छुपाई तो उन्होंने कहा फिर एक कर लगेगा, उसका नाम था बहता। बहता, छुपाई संपत्ति पर। अगर आपने संपत्ति छुपाई तो भाई उस पर भी कर लगेगा, ठीक, उसे बोलते थे बहता। बहता गोरखाओं के द्वारा लगाया जाने वाला एक और कर था। फिर गोरखाओं ने कपड़ा व्यापारियों पर, ये तो चंद परमारों का भी कर था, टान कर। टान कर क्या था? कपड़ा के जो व्यापारी थे या कपड़ा बुनकर जो थे, जो कपड़ा बनाते थे, उन पर जो कर लगाया गोरखाओं ने, उस कर को नाम दिया गया टान कर। इस कर को गोरखाओं के द्वारा
टान कर ये नाम दे दिया गया। हाँ, चमड़े की वस्तुओं पर भी लगा देते थे, है ना, जैसे चमड़े की कोई वस्तु है, कपड़ा व्यापारी है तो उस पर टान कर लगा देते थे। फिर इन्होंने कर लगाया, इसका नाम रखा घरही पिछही। ये कर आप पढ़ चुके हो, नाम बदल गया। घरही पिछही क्या था? घरही पिछही, जिसको आपने चंद परमार में लिखा था मौकर। मौकर क्या होता था? प्रति परिवार, प्रत्येक परिवार पर जो कर लगता था चंद परमार में, उसको मौकर कहते थे। और यहां गोरखाओं ने प्रति परिवार पर, प्रत्येक परिवार पर, ये तो लगना ही था, 2 रुपए सबको देना ही देना पड़ता था। प्रति परिवार पर लगने वाला कर, उसको कहते थे घरही पिछही, प्रत्येक परिवार। क्योंकि आपका परिवार है, यही कम बड़ी बात है। आप गोरखा काल में जीवित हो, ये कम बड़ी बात है। हे और भाई ठीक ठाक, ला 10 रुपए। क्यों ठीक ठाक है तू भाई? तो आपने देखा है पहाड़ों में एक बहुत पुराना सा कल्चर है। अगर आप पहाड़ में किसी व्यक्ति से नॉर्मली ये पूछ लो ना, और घर में सब ठीक ठाक, तो बहुत कम चांस है कि वो ये कह दे और हामी भर दे कि हाँ सब ठीक ठाक। वो जनरली ऐसा ही जवाब देंगे आपको जिससे आपको लगेगा कि हाँ कष्ट में तो है। चाहे सब बढ़िया है, घर में सारे बच्चों की नौकरी लग गई, बढ़िया सब ठीक ठाक चल रहा है, और आप पूछो और सब ठीक ठाक है, तो कहते हैं हाँ ठीक ही है। अब क्या बता रहा तू? बहुत प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कुछ नहीं, पर एकदम खुल के नहीं बताते। क्यों? कि गोरखा के शासन काल में वो आपके घर में आए, हाँ भैया घर में सब ठीक है, आपने कहा ठीक है, लाओ 100 रुपए दे। क्यों? सब ठीक है ना आपके घर में, आपके परिवार में सब संपन्न है, तो उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। उसको बोलते थे घरही पिछही। फिर एक कर लगाते थे अधनी दफ्तरी। अधनी दफ्तरी, अधनी दफ्तरी राज कर्मचारियों के लिए। राज कर्मचारियों की तनख्वाह भी तो देनी है, तो राज कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला कर, उसका नाम था अधनी दफ्तरी। राज कर्मचारियों के लिए गोरखाओं के द्वारा जो कर लगाया जाता था उसे वो नाम देते थे अधनी दफ्तरी, मतलब दफ्तरियों के लिए, उनके लिए, राज कर्मचारियों के लिए जो कर लिया जाएगा उसे अधनी दफ्तरी कहते थे। अब गोरखाओं का ऐसा आतंक फैला तो लोग क्या करते थे, जैसे गोरखा आपके घर में आ गया ना, तो घर में जितना पैसा होगा वो सब लेके जाएगा, टैक्स के नाम पे सब लेके जाएगा। तो लोगों ने ना एक प्लान बनाया, लोग सुबह सुबह ना 5 बजे उठ के खाना पीना खा के और 6 बजे तक जंगल भाग जाते थे, ताकि अगर आए गोरखा तो घर में कोई दिखेगी ना, तो किससे कर लेगा। तो गोरखाओं को ये बात पता चल गई कि लोग हमारे डर के मारे जंगलों में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुनो रे, आज के बाद जो जो लोग जंगल जा रखे होंगे वो भी देंगे कर। क्यों जा रखे जंगल? तो लोग बहाना बनाते थे घास काटने, पशु चराने। तो उन्होंने कहा लाओ, घास हमारी है ना, राज्य हमारा, जमीन हमारी, घास हमारी, तुम्हारी भैंस खा रही, 50 रुपए ला। तो दोनिया कर लगता था पशु चारकों पर, पशु चारकों पर लगने वाला कर। अगर आप पशुओं को चरा रहे हो जंगल में, तो जितने भी पशु चारक थे उनको गोरखाओं को एक कर देना पड़ता था, और उस कर को नाम देते थे दोनिया। दोनिया गोरखाओं के द्वारा पशु चारकों पर लगाया जाने वाला कर था। पशु चारकों पर जो कर गोरखाओं के द्वारा लगाया जाता था उस कर को उन्होंने नाम दिया दोनिया। ठीक है, दोनिया एक और प्रकार का कर था। चलो, ये इसके पास लगाते थे। फिर सबसे खतरनाक कर जो गोरखाओं ने लगाया ना, उसको बोलते थे जानिया सुनिया। जानिया सुनिया भी लिखते हैं, हिंदी वाले तो ऐसा लिख देते हैं। जानिया मतलब क्या होता है? जानो। सुनिया मतलब सुनो। जानो, जानो मतलब तुमको सब पता है, जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिया मतलब तुमने सब सुना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जानिया सुनिया, पर बोलना नहीं है। आप सब देख रहे हो कि हम आप पर अत्याचार कर रहे हैं, या आप जानते हो, आपने अत्याचारों के बारे में सुना है, पर बोलना नहीं है। जैसे गोरखा आपके घर में आया, पिछले महीने गोरखा ने आपसे टैक्स लिया था 100 रुपए, उदाहरण के तौर पर पिछले महीने टैक्स कितना था? 100 रुपए। तब गोरखा आया तो तुम कितने रुपए लेकर बैठे हो? 100 रुपए। अब गोरखा आया तुम्हारे घर में, हाँ भाई गुल्लू ला टैक्स। अब गुल्लू ने दे दिया उनको 100 रुपए। अब गोरखा सैनिक ने क्या कह दिया गोरखा को, गुल्लू तेरा टैक्स है इस बार 150। पिछली बार कितना था, इस बार कितना बोल दिया उसने? अब गुल्लू ने कहा क्यों? 170। अंकल जी पिछली बार तो 100 था, 200। अरे भाई जी 250। प्रश्न नहीं पूछना जब लगान लग रहा है। जब आप पर टैक्स लग रहा है तो आपने टैक्स के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछ लिया, सर 250 किस चीज का? 500। बोल के दिखा हुआ, समझ रहे तुम? अगर तुमने टैक्स के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया तो उस पे भी टैक्स लगता था। जानिया सुनिया। तो ज्यादा बेटर क्या था कि आप दे दो ना। जिसने कहा 150, ले भाई 150 पकड़, क्योंकि आपने कहा कैसे,
₹1000, ₹1000 हो गए। तो आदमी जितना मांग रहा है उतना दे देते थे। तो जाण्या सुनिया क्या था, तो आप लिखना लगान के संदर्भ में प्रश्न पूछने पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, लगान के संदर्भ में प्रश्न पूछने पर लिया जाने वाला कर। लगान के संदर्भ में प्रश्न पूछने पर लिया जाने वाला कर, उसे कहते थे जाण्या सुनिया। अजीब व्यवस्था है ना, ऐसा कौन कर लगाता है। फिर इनका एक कर हुआ सायर। नाम तो अच्छा है सायर, पर कर अच्छा नहीं था। सायर, सायर का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा तो उससे कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लिया जाए। कोई भी आदमी अगर राज्य में प्रवेश कर रहा है तो उससे सीमा शुल्क लेते थे। पहले तो ये हमारे राज्य के व्यक्तियों को राज्य से बाहर जाने नहीं देते थे। अगर किसी कंडीशन में आप चले गए, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपका पूरा परिवार यही है और आप चले गए और बाई चांस देहरादून आ गए, देहरादून आकर के मान लो तुमने 10 किलो आलू खरीदा। अब 10 किलो आलू लेकर के जैसे ही आप जाते मसूरी में, तब गोरखा बोलता क्या लाया, 10 किलो आलू ला, सीमा शुल्क दे। कितने किलो आलू लाए, 10 किलो। कितना लेते थे, 10 से किलो ले लेते थे, पूरा 10 किलो। थैंक यू भी बोलते थे पीछे, धन्यवाद। ये रहा तो आदमी, एक दो दाना जेब में होगा तो बात अलग है, अगर रख दिया होगा कहीं जेब में तो बात अलग है, नहीं तो वो पूरा ले लेंगे सीमा शुल्क के नाम पर। राज्य के निवासियों से, राज्य के लोग, जैसे वहां से कोई आ रहा है और मान लो कि आपका कोई रिश्तेदार उस समय देहरादून रहता है और तुम उसके लिए गेहूं ला रहे हो 50 किलो, तो सीमा तो क्रॉस करनी है ना। तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो, इधर आओ, क्या ले जा रहे हो, जंगोरा, थैंक यू, जाओ। तो वो नहीं चाहते कि आपका सामान बाहर जाए उधर का, क्यों, क्योंकि टैक्स में कमी हो जाएगी, तो उसके लिए कर लगाते थे। उस कर को इन्होंने नाम दे दिया सायर। तो सायर इनके जमाने में क्या था, सीमा शुल्क था, सीमाओं पर लगने वाला कर, या फिर जब राज्य की सीमा में कोई व्यक्ति प्रवेश करे तब वो इस प्रकार का कर लगाते थे। एक कर लगाते थे गोरखा पगड़ी। पगड़ी, इसको आज की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पगड़ी। पगड़ी समझते हो आप शब्द, कहां चलता है पगड़ी शब्द, अरे लाटा तुम, वो ऐसे वाली पगड़ी थोड़ी है, अरे उस पगड़ी की बात थोड़ी कर रहे हो, वो जो सर वाली पगड़ी। मतलब जैसे आपको कोई जमीन खरीदनी है ना, देखो जैसे ये यहाँ पर हम कोचिंग चला रहे हैं, तो ये एक जो बिल्डिंग है और ले सकते हैं कोई रेंट, कोई बहुत हाईलाइटेड जमीन नहीं है ना। आप देहरादून में किसी ऐसी दुकान या कोई ऐसा स्पॉट जानते हैं जो आपको लगता है यार इसकी दुकान बहुत गजब जगह पे है, या फिर ये जगह बहुत खतरनाक है, कोई जगह जैसे चावला चौक, भाई ने कहा ना चावला चौक, दुकान मिल जाए जो वो हमको ना। चावला जी तो हो गए चित्त, चावला जी तो पिछले साल मर गए, अब उनके भाई बंद है वो, काश की वो दुकान में खरीद लेता तो बड़ी दिक्कत। मतलब अब देखो समझो, जैसे चावला चौक है ना, मेन सेंटर की दुकान है, अगर कोई व्यक्ति उस दुकान को खरीदने जाएगा, उस दुकान का अगर रेट मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो जब आदमी उसको खरीदेगा ना, डायरेक्ट सौदा नहीं होता है। मैं जाऊंगा, मुझे ये जमीन खरीदनी है, ये दुकान खरीदनी है, तो सबसे पहले मैं इसको पगड़ी दे दूंगा, या मैं रेंट पे भी ले रहा हूं तो मुझे पहले पगड़ी देनी पड़ेगी कि हे सर ये पकड़ो 5 लाख रुपए पकड़ो, ये पगड़ी है 5 लाख रुपए, ये दुकान आप मुझे देना। कोई दूसरा आदमी आया, उसने 6 लाख दे दिए, गया मैं, वापिस नहीं मिलती पगड़ी, गया मेरे 5 लाख गया, क्योंकि अब पगड़ी कितनी आ गई, 6 लाख। कोई और आया, लो जी पगड़ी पकड़ो 7 लाख रुपए, तो जो सबसे ज्यादा पगड़ी देगा उसी को दुकान मिल जाएगी। पगड़ी ये सिस्टम तो अभी भी चलता है, मतलब कानूनी तौर पर वैध नहीं है, परंतु फिर तो मैं बेच ही नहीं रहा भाई। तो पगड़ी एक कर लगाते थे, कब, संपत्ति के लेन देन पर। जब कोई व्यक्ति संपत्ति का लेन देन करता था तो संपत्ति के लेन देन पर गोरखाओं के द्वारा जो कर लगाया जाता था उस कर को पगड़ी कहा जाता था। तो बड़े अटपटांग प्रकार के, खासकर ये कर देखो जरा कि कितनी बुरी व्यवस्था है कि आप लगान के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हो और आप पर टैक्स लगा दिया जा रहा है। तो हजारों प्रकार के कर गोरखाओं ने लगाए। तो न्याय व्यवस्था अच्छी या बुरी, बुरी। अगर न्याय व्यवस्था बुरी है तो न्याय व्यवस्था के साथ साथ दूसरा बुरा पक्ष क्या था इनके शासनकाल में, कर प्रणाली। तीसरा दास था। दास ये तो पूछो ही मत। स्त्रियों ने कहते हैं गोरखाओं के शासनकाल में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि जहां उन्हें स्त्री और बच्चे दिखाई दिए वो कुछ नहीं करते थे, उनको पकड़ते थे और पकड़ने के बाद हरिद्वार ले जाते थे। और हरिद्वार में एक जगह थी जिसको बोलते थे भीमगैड़ा। भीमगैड़ा में मानव के व्यापार की मंडी लगती थी, इंसानों को बेचा जाता था, है ना। तो बड़ा एक खतरनाक था। पहाड़ों में अमूमन आपने सुना हो, एक कॉमन सेंस की बात लोग यूज कर लेते हैं गांव में कि कोई तुमको चुरा ना दे। जैसे आपको लग रहा है आज के समय पर
ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं। कभी कभी मैंने ये देखा, तुम्हारी एज ग्रुप के जो तुम छोटे छोटे हो ना, इस चीज में भी कभी कभी ध्यान रखा करो। कुछ कुछ बच्चों में खासकर बहुत भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मैंने देखा है तुम्हारी उम्र के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस, अरे कुछ नहीं होता, कुछ क्यों नहीं होता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, एक बार किसी ने पकड़ लिया तुमको, और सोचो तुमसे फोन हट गया ना, कोई तुमको पकड़ के ले गया और उससे तुम्हें डिटेंशन में रखा, क्या कर लोगे फिर, है ना। तो बहुत ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, लड़कियों के मामले में खास कर। कभी कभी मैं देखता हूँ लड़कियों के मामले में, अरे अरे कैसी बात करो तुम, आज के जमाने थोड़ी होता है भैया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, पूरी दुनिया भर में चलती है। बहुत सारे गिरोह के तंत्र के लोग हैं जो घूम रहे हैं मार्केट पे, और वो आपको ना कुछ छोटी मोटी चीज यूज कर लेते हैं। कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, नशीला पदार्थ सुंघा करके चलो भैया, तो फिर उसके बाद सारा एटीट्यूड रह जाएगा धरे का धरा। हाँ, एक बार उनके हाथ लग गए तो सिक्योरिटी सेफ्टी उस जमाने में भी मैटर करती थी, आज भी मैटर करती है। बदलते जमाने में ना कई बार मैं देखता हूँ, जैसे छोटी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं कि चलो भाई रात 11 बजे कहाँ चलो, चल गांधी पार्क, कुछ नहीं होता यार। हाँ अच्छी बात है, नहीं होता, पर हो गया ना किसी दिन तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हमारा राज्य पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसी मामले थोड़ा कम है अभी, है ना, ऐसे मामले थोड़ा कम है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं आज नहीं है। पर गोरखा के शासन काल में तो आप मान के चलो, आप घर से बाहर निकले तो अगर गोरखा की नजर तुम पे पड़ गई, वो आपको पकड़ेंगे और पकड़ के जाकर के बेच देते थे। बच्चों में तो कॉमन, तो बहुत कॉमन थी बात। तो ये लिखना, गोरखाओं के शासन काल में भीमगैड़ा हरिद्वार में दास विक्रय की मंडी हुआ करती थी। गोरखा शासन काल में राज्य के अंदर जो दास विक्रय की मंडी थी वो भीमगैड़ा में स्थित थी। ठीक है, भीमगैड़ा में दास विक्रय की मंडी स्थित थी, और वहीं पर गोरखा क्या करते थे, किसी को भी दास बना करके बेच देते थे। तो अत्याचारी तो रहे, और ये शासन जो है ना, ये बड़ा थोड़ा सा दिक्कत तो करता ही करता है। 25 वर्षों तक कुमाऊं पर गोरखाओं ने शासन किया, 10 वर्षों तक गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन किया। भीमगैड़ा की दास मंडी गोरखाओं के शासन काल में बदनाम रही, क्योंकि वहां पर जाकर के वो किसी भी व्यक्ति को जनरली बेच देते थे। तो बड़ी अजीब टाइप की व्यवस्थाएं गोरखाओं ने चलाई। अब इस राज्य के अंदर जो लोग रह रहे थे, शुरू में तो लोगों के मन में उम्मीद थी। जब गोरखा आए 1790 में, तो शुरू में लोगों को लग रहा था कि यार कुछ होगा, कोई राजा वगैरह कोई तो आएगा हमारा फैमिली का और हमको बचा करके ले जा लेगा। लेकिन धीरे धीरे आप सोचो, जब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 साल हो जाए किसी एक व्यवस्था में, तो आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं ना। एकदम शुरू में तो आपको लगता है कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा हमको बचाने के लिए। लेकिन आप सोचो 15-20 सालों तक आप पर इस प्रकार से अत्याचार होते रहे, तो यहाँ के लोगों ने, कुमाऊं के लोगों ने ये मान लिया था कि अब हमारा जीवन यही है और हमें इसी व्यवस्था के साथ चलना है। तो वो गोरखाओं के गुलाम हो गए एक प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं कि गोरखाओं ने सिर्फ बुरे ही काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे आपने देखा हो, अमर सिंह थापा जो था, इस अमर सिंह थापा ने 1803 में जब भूकंप आया तो गंगोत्री का मंदिर टूट गया। तो गंगोत्री मंदिर टूटने के बाद 1807 में जो आज का गंगोत्री मंदिर है, इस आज के गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह थापा ने करवाया था। कब करवाया था? 1807 में, 3 में टूट गया था। इसके अलावा गोरखाओं के शासनकाल में उन्होंने एक व्यवस्था रखी हुई थी, मणाचौल व्यवस्था। मणाचौल बेसिकली जमीन थी, जमीन। अगर आप गोरखाओं की सेवा करते हो तो गोरखा अपनी सेवा के बदले आपको एक विशेष प्रकार की जमीन देते थे। तो गोरखाओं के शासन काल में सेवा के बदले आपने उनका काम किया, उसके बदले वो लोगों को जो जमीन देते थे उस भूमि को मणाचौल कहा जाता था। फिर इनके में महावीर थापा, गजकेसर पांडे कुछ अच्छे प्रशासक भी रहे हैं, पर मेनली अगर देखा जाए तो गोरखाओं का शासनकाल वो अत्याचारी शासनकाल ही माना जाता है। ठीक है, जब गोरखा ने शासन किया तो उनके शासनकाल को हम जनरली अत्याचारी शासनकाल ही मान के चल लेते हैं। गोरखाओं का शासनकाल साधारणतया अगर आप देखोगे तो इनके शासनकाल को एक अत्याचारी शासनकाल की ही संज्ञा दी जाती है। अब देखो, ये सारी कहानियां हुई लगभग आप मान के चलो 25 सालों तक यही चला। 25 सालों की व्यवस्था के खत्म होने के बाद जब ये सारा सिस्टम गया तो इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। देखो कहानी में क्या ट्विस्ट आया, अब आप पुरानी कहानियों को ऐड करो तो आपको पता चलेगा कि जो गढ़वाल के राजा थे, गढ़वाल के राजा का नाम क्या था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह जब खुड़बड़ा के युद्ध में मारा गया तो खुड़बड़ा युद्ध में प्रद्युम्न शाह के मरने के बाद उसका एक लड़का था और उसका नाम था सुदर्शन शाह।
सुदर्शन शाह हरिद्वार के जंगलों में छुपा बैठा था। वही सुदर्शन शाह के साथ ही हरिद्वार के जंगलों में छुपा बैठा था हर्षदेव जोशी। एक दिन हर्षदेव जोशी जंगल में घूमते घूमते मार्केट की तरफ निकला तो उसे सुदर्शन शाह मिल गया। सुदर्शन शाह ने एक नजर में पहचान लिया। चाचा प्रणाम। हे चाचा, पहचान रहा? मैं प्रद्युम्न शाह का बेटा, मेरे पापा आपके राजा थे, आप उनके वजीर थे, कहाँ घूम रहे? तो हर्षदेव जोशी ने कहा कहाँ घूम रहे, क्या मेरा भी वही हाल है। तो इन दोनों ने प्लानिंग करी, क्यों ना हम अपने राज्य की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए या गोरखाओं को यहाँ से भगाने के लिए अंग्रेजों की मदद लें। तो कहते हैं 1807 ईस्वी के अंदर सुदर्शन शाह ने एक पत्र लिखा, अंग्रेजों को पत्र लिखा। अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम कहते हैं हार्डविक। अब ये जो हार्डविक नाम का अंग्रेज अधिकारी था, ये अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी हार्डविक को एक पत्र लिखा। इसके थ्रू वो पत्र जो है बंगाल की गवर्नर जनरल तक पहुंचा, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था बाद में। तो जब उन्होंने पत्र लिखा तो पत्र का जवाब अंग्रेजों ने नहीं दिया। अंग्रेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस क्षेत्र में आने के। तो कई पत्र सुदर्शन शाह लिखते रहा कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, आप हमारी मदद करो मदद करो। अंग्रेजों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1813 ईस्वी के अंदर एक चार्टर एक्ट आता है। आपने पढ़ा होगा ना 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को खत्म कर दिया। कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर रहे हैं हम, और व्यवस्था बनी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बस दो ही चीजों पर है। किस पर? चाय और चीन। बाकी चीजों में और भी कॉम्पिटिटर आएंगे, लेकिन चाय और चीन ये दो चीजें ऐसी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही इनका व्यापार कर सकती है। जब ये व्यवस्था बनी, जब ये नियम बना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि अगर भारत में रहकर के मुनाफा कमाना है तो इन्हीं दो चीजों से मुनाफा मिलेगा। चाय और चीन दोनों यहां पर थे। चीन में ही चाय की शुरुआत हुई, यही चीन था, यही चाय था। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर मुनाफा कमाना है तो वहां जाना पड़ेगा, चाइना। और चाइना जाना है तो चाइना हवाई जहाज में तो जा नहीं सकते। चाइना जाने के हर एक रास्ते पर गोरखा बैठा हुआ था। सिक्किम से ये चाइना जा सकते हैं, पर सिक्किम गोरखाओं के अंडर था। नेपाल में भी गोरखा थे, उत्तराखंड में गोरखा थे, हिमाचल में गोरखा थे। आगे आप जाएंगे पंजाब की तरफ तो वहां तो जा ही नहीं सकते, वहां राजा रणजीत सिंह बैठा हुआ था। तो इसलिए अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हमें ये जमीन पे तो जाना ही पड़ेगा। समझ रहे आप अंग्रेज क्यों आ रहा है यहाँ? क्योंकि उसे चाइना जाना है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए। तो 1813 का चार्टर एक्ट जैसे ही आया और उसमें जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखते ही डिसाइड कर दिया कि चलो चीन, और चीन जाने के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठियां खंगाली तो उन्हें सुदर्शन शाह की चिट्ठी मिल गई, और तब ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सुदर्शन शाह को पत्र लिखा, हे सुदर्शन शाह, सॉरी, पहले तो सॉरी, तेरी चिट्ठी मिली नहीं यार, नीचे पड़ गई थी ना, मैंने आज ही आपका पत्र पढ़ा। महाराज, वो अंग्रेज क्या करते हैं ना, भारतीय राजाओं को बड़े बड़े नामों से संबोधित करते हैं। अब भारत के राजा होते लाटा टाइप के, खुश हो जाते हैं, महाराजा धीराज। और सुदर्शन शाह भी मैंने टोपी पहन रहा, मैं हूं बल कि बोले महाराजा धीराज बोल दिया। और अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी सुदर्शन शाह को कि हे सुदर्शन शाह, आ रहे हैं हम, तैयार रहो तुम। और सुदर्शन शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रातों रात हरिद्वार के जंगल से भाग करके देहरादून आया। पहली बार हरिद्वार थोड़ी ही गढ़वाल राज्य में आता था, पर देहरादून आता था। और जैसे ही सुदर्शन शाह देहरादून राज्य में आया तो ऐसे ही रैंडमली किसी का भी दरवाजा खटखटाने लग गया। जैसे इसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से लोगों ने दरवाजा खोला। थोड़ी देर पहचाना नहीं, हाँ भाई साहब कौन? तो उसने कहा कौन क्या? प्रद्युम्न शाह के सुपुत्र सुदर्शन शाह। तो जिसका दरवाजा खटखटाया होगा उसको कैसे लगा, उस व्यक्ति को कैसे लगा होगा, वो इसके गले मिल गए, कहाँ था तू यार भाई? तो सुदर्शन शाह ने पूछा, और भाई क्या चल रहा, ठीक ठाक? तो पहले तो लोग इसी बात से खुश हो गए कि राजा आप जीवित हो, अरे तुम जीवित हो। तो उसने कहा हाँ जीवित हो। तो एक उम्मीद मिल गई कि अब कोई आ गया, भगवान ने भाई सुन लिया, आ गया बचाने के लिए कोई ना। अतः सुदर्शन शाह ने पूछा क्या हाल है, कैसा है गोरखा का शासन? अरे अगला भाई रोने लगी, हाथ देख बोले फूक गया पूरा, ये तो कढ़ाई में हाथ डलाते रहे भाई, बहुत टेंशन है। तो सुदर्शन शाह ने कहा खबर फैला दो, राज्य में खबर फैलाओ तुम्हारा भाई वापिस आ गया है और युद्ध लड़ेंगे इनके साथ। तो लोगों ने पूछा कि भाई हम कैसे लड़ेंगे? तो उसने कहा बस तुम टीम इकट्ठी करो। पूरे राज्य में खबर फैला दी गई। कैसे? देहरादून से रणसिंगा बजा, यहाँ देहरादून से, और रणसिंगा बजाते थे परमार वंश के राजा जब युद्ध होता था। और लगभग 10 से 12 साल बाद जब यहाँ से रणसिंगा बजा तो मसूरी वालों ने रणसिंगा सुना तो उनको, बेटा ये तो राजा की धुन है। तो मसूरी के सारे लोग देहरादून की तरफ, जब मसूरी वाले देहरादून आ रहे थे तो एक रणसिंगा उन्होंने भी बजा दिया। वहां चंबा वालों ने सुना, चलो रे उत्तरकाशी वाले, इधर रुद्रप्रयाग चमोली, चलो रे, खबर फैल गई।
कि राजा वापिस आया है। लोग चोरी चोरी चुपके चुपके और सब के सब लोग देहरादून में इकट्ठे हुए। इतने में 1814 में अंग्रेजों की सेना भी आ गई है। जब अंग्रेज सेना यहां पर आई तो अंग्रेज सेना में आपने नाम सुना होगा, बाद में पढ़ेंगे, मेजर जनरल फिलेस्पी, जो हेड था अंग्रेज सेना का। मेजर जनरल फिलेस्पी ने कहा कि युद्ध देहरादून में हो रहा है और देहरादून के अंदर युद्ध लड़ा जा रहा था, खलंगा की पहाड़ी पर युद्ध लड़ना था। तो फिलेस्पी ने कहा कि देखो पहाड़ तो है ही, छोटा पहाड़ है लेकिन पहाड़ तो है ही। तो उसने राजा सुदर्शन शाह को कहा कि हे राजा सुदर्शन शाह, तुम्हारे पास बहुत लोग आ गए हैं, यहाँ 1000-1500 लोग आ गए हैं चमोली उत्तरकाशी सबसे। तो ये जो लोग आए ना, सेना को लीड ये करें, आगे ये रहेंगे, पीछे हमारी सेना, क्योंकि आप पहाड़ के लोग हो, पहाड़ पर अच्छा युद्ध लड़ सकते हो। तो राजा सुदर्शन शाह ने कहा चलो ठीक है। अंग्रेज सेना ने कहा चलो ड्रिल करते हैं, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे लड़े युद्ध। तो ड्रिल की तैयारी हुई। सबसे आगे सुदर्शन शाह और सुदर्शन शाह के पीछे गढ़वाली सेना, गढ़वाल के लोग, उसके पीछे अंग्रेज सेना। अब अंग्रेजों ने कहा चलो ड्रिल करो। राजा सुदर्शन शाह ऐसे पकड़ तलवार, ऐसे पकड़, तो ऐसे चला रहा हुआ ना। तो अंग्रेजों ने कहा अबे राजा भाई मजाक मत कर, ऐसे पकड़ो। तो उसने कहा मेरे घात ऐसे में ही आता बन। उन्होंने कहा, उसको थोड़ा शक हुआ सुदर्शन शाह, तो उन्होंने कहा थोड़ा तलवार चला के दिखा। ऐसे चला रहा था पीछे की तरफ। अबे उन्होंने कहा तेरे को तलवार चलानी आती नहीं? तो उसने कहा नहीं आती यार, जिस टाइम सीखनी थी तब तक तो गोरखा आ गया था, तो मैं तो जंगल में हूँ। उन्होंने कहा लड़ लेगा? तो सुदर्शन शाह ने कहा भाई सच बात यह है कि नहीं लड़ लूंगा, मेरे बस का नहीं है। मैं ऐसा है कि हाँ देख लूंगा, ऑर्डर दे दूंगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो सुदर्शन शाह युद्ध लड़ने में लगभग सक्षम नहीं था। फिर उन्होंने कहा चल फिर साइड आ जा। फिर ये आ रखे थे जो गांव गांव से सबको, इनको बोला चलो रे तुम चलाओ जरा तलवार। अरे ये कुल कढ़ाई में हाथ डाले, आदत पड़ गई ना 10-15 साल से। उन्होंने कहा तलवार चलाओ, इनकी तलवार नीचे को, वहां क्यों डाल रहा? तो उन्होंने कहा यार अंकल जी अब क्या करना बताओ, 20-25 साल से ना, बताओ आप लंबे समय तक गुलाम रहोगे ना तो लड़ना भूल जाओगे। लड़ना और अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना जरूरी है, आदमी भूल जाता है। बताओ अगर आप गुलामी की जंजीरों में, एक बौजी है हमारे गांव में, बौजी जानते भाभी जी, और उनका हस्बैंड बहुत शराब पीता था, भयंकर झांझितों की, और डेली अपनी पत्नी को मारते रहे। कई मतलब बचपन से हमने यही देखा। फिर गांव में एक बार महिला आयोग वालों ने काउंसलिंग करवाई, और गांव में महिला आयोग ने जब काउंसलिंग कराई तो उन्होंने कहा यदि घरेलू हिंसा होती है तो कानूनी अपराध है। लंबा चौड़ा प्रोग्राम चलाया। तो सबसे ध्यान से वही बौजी सुन रही थी, ये अच्छा अपराध है और क्या क्या कर सकते, ऐसा कई सारे मामले चले। तो गांव के अन्य लोगों ने कह दिया कि भाई घरेलू हिंसा का एक मामला है, वो डेली पीट रहा है अपनी पत्नी को। महिला आयोग वाले भाभी जी को साथ ले गए अपने साथ, खूब बढ़िया काउंसलिंग करवाई। पता नहीं क्या हुआ, वहां से जब वो वापिस आई और शाम को उनके पति ने जैसे ही ऐसा हाथ के ऐसा मुक्का मारा ना, भाभी ने ऐसा मुक्का कि उसका 3-4 दिन तक नाक सुजा रहा है, ऐसा एक ही मुक्का में। हमने कहा भाभी जी ऐसी ये मुक्का पहले लग जाता तो ठीक था ना, और उसके बाद उसका पति चुपचाप हो गया। तो लेकिन आप समझो वो मुक्का पहले भी मार सकती थी, पर लंबे समय तक गुलाम हुआ आप, तब लड़ना, अपना आत्मरक्षा करना भूल जाते हैं। तो ये जो गढ़वाल की सेना थी ये भी युद्ध नहीं लड़ पाई। तो ऐसे में अंग्रेजी सेना को बड़ा टेंशन हुआ, कैसे लड़ेंगे हम। तभी सकलाना, देहरादून टिहरी का ये जो क्षेत्र है ना, जब देहरादून में माल देवता से ऊपर जाओगे उसको सकलाना कहते हैं। उस सकलाना से काशीराम सकलानी नाम का एक आदमी 400 आदमियों को लेकर के यहाँ पर आ गया। और काशीराम सकलानी ने कहा भाई साहब कौन, प्रद्युम्न शाह की सेना का था वहां सैनिक, और 400 आदमी थे उसके साथ, ट्रेंड सैनिक। अब अंग्रेजों ने कहा तुम चलाओ तलवार। इन्होंने ऐसा चलाया कि अंग्रेजों ने कहा वाह 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 भाई ठीक है, इनको सबसे आगे रखा। युद्ध में सुदर्शन शाह की भूमिका क्या है, चुपचाप खड़ा है। और जो 1000-2000 की भीड़ थी उनको घर नहीं भेजा, यही रहो तुम, हल्ला करने हूँ करने के लिए ना, लड़ाई होगी तो हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता भाई। ऐसी बात नहीं, वर्ल्ड कप का मैच देखा तुमने, वर्ल्ड कप का मैच, अब वो जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है उसने एक स्टेटमेंट क्या दिया कि 1 लाख की भीड़ को चुप कराने का जो मजा है ना, वो मजा कहीं है ही नहीं। क्योंकि भारत वाले मैच हार ही नहीं रहे थे, उनके ना हारने का एक बड़ा कारण भीड़ भी तो थी। होम कंट्री को यही तो फायदा मिलता है, पूरी भीड़ तुम्हारी है। अब आप सोचो आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे, क्या क्या सुनने को मिलता होगा ना दूसरे देश वाले को, अला उसको ये राम था, उसको कैसे परेशान किया, हार्दिक पांड्या किया ना उसको परेशान, इतना परेशान हुआ कपाल ऐसा कर रहा 24 घंटे, इतना परेशान। कितना प्रभाव पड़ा बताओ, मेंटली फिजिकली पूरा। अब उसकी पत्नी तलाक ही दे रही बोले उसको, ऐसा बोल रहे थे 2-4 दिन पहले। तो इतना प्रभाव पड़ गया भाई को, तो भीड़ का प्रभाव रहता है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, भीड़ तुम जाओ मत, भीड़ यहीं रही। सुदर्शन शाह क्या करा, खड़ा होकर घूम रहा, मार मार मार, यहां से मार, पीछे से मार, ऐसा लगा वो। और भीड़ जब भी पूछ रही थी इससे, हे राजा ये कौन है स्मार्ट लोग,
कौन है गोरा गोरा, थैंक यू बोल रहे। तो क्या कह रहा है ये, नौकर है बल मेरे। अरे मैं ला रखा बल इनको यार दिहाड़ी पे। तो लोगों ने कहा कि यार लोगों की आस्था भी बन गई ना, सबने कहा कि यार राजा सुदर्शन था, कुछ तो है। लेकिन जैसा भी हो, अंग्रेजों ने यहाँ पर देहरादून के अंदर खलंगा में युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया। सभी गोरखाओं को गढ़वाल से कुमाऊं भेज दिया गया। अब अगला टास्क अंग्रेजों के पास क्या था, कुमाऊं को जीतना। तो अगला युद्ध उन्होंने कुमाऊं में किया। एक तरफ हिमाचल में युद्ध चल रहा था, एक तरफ गोरखपुर में युद्ध चल रहा था। तो चारों तरफ से अंग्रेजों ने गोरखाओं को घेर दिया और उनके साथ युद्ध करने लगे। अंग्रेज और गोरखाओं के बीच के ये जो युद्ध होते हैं, इनको बोलते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध, एंग्लो गोरखा वार। अंग्रेज और गोरखा के बीच की लड़ाई, लंबी लड़ाई है, 2 साल तक चली और 2 साल बाद संगौली संधि के साथ इस युद्ध का विराम हुआ। कल की क्लास में उसको करते हैं, आज इतना आप करो। चलो।